हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधक नहीं है। यानी कि कौन सा ये चारों ऑप्शन में से आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें बाधक नहीं होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सूझ, दूसरा है आपका भाग्यनाशा, तीसरा है चिंता और चौथा ऑप्शन है नकारात्मक मानसिक वृत्ति। तो इनमें से कौन सा जो होगा समस्या समाधान में जो है बाधक नहीं होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका सूझ, है ना। सूझ जो होता है ये किसी तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, बाधा जो है नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, तो सूझ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक संवेग है ना, कौन सा एक संवेग है आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका उद्दीपक, दूसरा है स्मृति, तीसरा आमोद और चौथा है आपका ध्यान। तो इनमें से कौन सा जो है आपका संवेग है या आपका इमोशन है, आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे आमोद, है ना। आमोद जो है आपका एक तरह का संवेग होता है ना। तो मैकडूगल जो है उन्होंने 14 तरह के संवेग के बारे में बताया है ना। तो आप याद रखिएगा किन्होंने दिया है संवेग के बारे में, तो मैकडूगल ने, किन्होंने, मैकडूगल ने जो है संवेग के बारे में बताया है। तो यहाँ पे आपका कौन सा संवेग हो जाएगा, तो आमोद, यानी कि आपका आमोद जो होगा यहाँ पे एक तरह का इमोशन या संवेग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे FIACS, है ना, के साथ मूल रूप से संबंधित है। FIACS ये जो है किससे संबंधित है आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है हर्बर्ट, दूसरा है लिपिट, तीसरा है फ्लेंडर और फोर्थ ऑप्शन है मॉरिसन। तो FIACS यानी कि इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है, F का मतलब होता है फ्लांडर, है ना। F का मतलब क्या होता है, फ्लांडर, फ्लांडर्स। और I का मतलब होता है इंटरेक्शन, A का मतलब होता है एनालिसिस, C यानी कि आपका कैटेगरी एंड S का मतलब होता है सिस्टम। तो क्या हो गया आपका यहाँ पे फ्लांडर, इंटरेक्शन और ये हो गया एनालिसिस, कैटेगरी एंड सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा फ्लेंडर, है ना। F से आया तो यहाँ पे फ्लेंडर जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है ना। कौन सा प्रश्न जो है आपके कौशल के लिए सही नहीं है, वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, तीसरा है हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्न की संख्या को बढ़ाना और फोर्थ ऑप्शन है सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं होगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका हाँ अथवा ना वाले जो प्रश्न की संख्या को बढ़ाना, ये प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है ना। यानी कि व्यक्तित्व जो मापने की जो प्रक्षेपी विधि है या प्रक्षेपी तकनीक है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका साक्षात्कार, दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसी को हम TAT के नाम से भी जानते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया आपका निर्धारण मापनी और चौथा है अवलोकन।
तो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी को मापने की जो प्रक्षेपी टेक्निक है वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम TAT परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया है आयोजन, दूसरा है अनुवाद, तीसरा ऑप्शन है प्रबोधन और चौथा ऑप्शन है उद्वन। तो सृजनात्मक समस्या है ना, जो क्रिएटिव जो प्रॉब्लम है उसके समाधान की कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्ति जो है असंगत सूचनाओं पर जो है ध्यान नहीं देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे उद्भवन, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका उद्भवन जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, बोली जाने वाली, है ना, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है अर्थ विज्ञान, दूसरा है रूपग्राम, तीसरा है आपका ध्वनिग्राम और चौथा है वाक्य विन्यास। तो बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई इन चारों ऑप्शन में से कौन सी होगी? तो वो होगी आपकी ध्वनिग्राम, जिसको हम फोनिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम फोनिम के, इंग्लिश में आप फोनिम सुने होंगे, इस तरह से नाम से भी इसको जानते हैं, जिसको हिंदी में ध्वनिग्राम, है ना। तो क्या होती है? बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनिग्राम या फोनिम भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है ना? कौन से प्रश्न है जिसके द्वारा जो सृजनात्मक चिंतन है उनको सबसे अच्छे ढंग से हम अनुमानित कर पाएंगे? पहला ऑप्शन दिया है इसे कौन बता सकता है, दूसरा ऑप्शन है सही उत्तर बताइए, तीसरा ऑप्शन है आपका क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, और फोर्थ दिया है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो कौन सा प्रश्न जो होगा वो सृजनात्मक चिंतन को सबसे अच्छे ढंग से बता पाएगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, यानी किसी प्रश्न को कितने अलग अलग टाइप से आप जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण है वो क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है मूल्यांकन शिक्षण, दूसरा है वास्तविक शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है आपका अश्रेणीयन शिक्षण और चौथा है प्रभावशाली शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है किसके अंतर्गत आता है? तो वो हो जाएगा आपका क्या? अश्रेणीयन शिक्षण। ये अश्रेणीयन शिक्षण के अंतर्गत जो है आपके सूक्ष्म शिक्षण जो है आते हैं ना। इसके जो होते हैं आपके 6 स्टेप होते हैं ना, जो आपके सूक्ष्म शिक्षण है इसमें कितने स्टेप होते हैं? तो 6 स्टेप होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? अश्रेणीयन शिक्षण जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा जो है आपके अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है अभ्यास का सिद्धांत, दूसरा है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन दिया है पुनर्बलन का सिद्धांत। यहाँ पे आप सिद्धांत जो है ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे सिद्धांत होगा, है ना, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो कौन सा जो है आपके अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपके अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत जो है आपके अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत के अंतर्गत
नहीं आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम एसआर थ्योरी भी कहते हैं, में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है ना। जो थॉर्नडाइक की जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है एसआर थ्योरी, उसमें कौन सी प्रक्रिया जो है महत्वपूर्ण नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है आपका क्रिया प्रसूत व्यवहार, दूसरा है अंतर्नोद, तीसरा ऑप्शन है आपका अभिप्रेरक और फोर्थ है उद्दीपक। तो थॉर्नडाइक की जो एसआर थ्योरी है वो सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है ना। क्रिया प्रसूत व्यवहार जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक स्थान दिया है ना। गेने जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जो है अधिगम की सोपान में सर्वाधिक स्थान किसे दिया है, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे बताया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है प्रत्यय अधिगम, दूसरा है शाब्दिक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है संकेत अधिगम और चौथा है श्रृंखला अधिगम। तो गेने के अनुसार जो है अधिगम की सोपानिक में सर्वाधिक स्थान किसे पर रखा गया? सर्वाधिक निम्न स्थान पर पूछा जा रहा है ना, सबसे नीचे में किसे रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या? संकेत अधिगम है ना। जो संकेत अधिगम है यानी कि सिग्नल जो लर्निंग है उसे जो है अधिगम में निम्न स्थान पर रखा गया है। किसके द्वारा? गेने के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा क्या होगा? संकेत अधिगम यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे उच्च में अगर पूछा जाता, निम्न के जगह अगर उच्च में पूछा जाता तो वो होगा आपका समस्या समाधान। याद रखिएगा, समस्या समाधान है ना। समस्या समाधान जो होगा अधिगम है ना। समस्या समाधान अधिगम जो है वो उच्च स्थान पर रखा गया है ना। क्या हो जाएगा? अधिगम। समस्या समाधान अधिगम को कहाँ रखा गया है? सर्वाधिक उच्च स्थान पर रखा गया है गेने के द्वारा है ना। तो यहाँ पे हमें निम्न पूछा था, तो निम्न हो जाएगा आपका संकेत अधिगम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है ना। शिक्षण के दौरान जो आवाज में उतार चढ़ाव आते हैं ये किसका उदाहरण होगा? पहला ऑप्शन है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दूसरा है प्रस्तावना कौशल, तीसरा है पुनर्बलन कौशल और चौथा है आपका समापन कौशल। तो शिक्षण के दौरान है ना, टीचिंग के दौरान जो है आवाज में उतार चढ़ाव होते हैं, तो ये किसके उदाहरण है आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपके उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्या होंगे? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के द्वारा शिक्षण के दौरान जो है आवाज में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट उद्दीपन परिवर्तन कौशल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है ना। कौन सा जो है आपके संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का आपका एलिमेंट नहीं है, वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है माध्यम, दूसरा है अंतःक्रिया, तीसरा है प्रतिपुष्टि और चौथा है पुनर्बलन। तो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका यहाँ पे पुनर्बलन है ना। रीइंफोर्समेंट जो होगा वो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा पुनर्बलन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि संप्रेषण प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व आते हैं ना। तो इनमें जो है आपके प्रेषक, पहला आता है आपका प्रेषक, याद रखिएगा, पहला प्रेषक, दूसरा आपका संदेश है ना। संदेश भी आपके क्या होते हैं? संप्रेषण प्रक्रिया में होते हैं। ग्राही है ना, ग्राही होते हैं। उसके बाद आपके अंतःक्रिया है ना, ये अंतःक्रिया। और कौन से शामिल होते हैं? तो आपके माध्यम और प्रतिपुष्टि है ना। माध्यम और प्रतिपुष्टि ये सभी जो होते हैं आपके संप्रेषण
प्रक्रिया के तत्व के अंतर्गत आते हैं ना। तो इन ऑप्शन को आप याद रखिएगा, ये भी आपके संप्रेषण प्रक्रिया में आते हैं। अंतःक्रिया भी, प्रतिपुष्टि, संदेश और आपके ग्राही और क्या है माध्यम, ये सभी क्या है संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपका पुनर्बलन जो है संप्रेषण प्रक्रिया यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसके एलिमेंट के अंतर्गत नहीं आते। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है ना। पियाजे के अनुसार जो है आनुवांशिक रूप से है ना क्रमादेशित जैविक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका संतुलन, दूसरा है अनुकूलन है ना, ये अनुकूलन होगा, तीसरा है आपका परिपक्वता और चौथा है आपका सामाजिक प्रसरण है ना। तो पियाजे के अनुसार जो आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है, तो वो आपका हो जाएगा परिपक्वता है ना। ऑप्शन नंबर सी परिपक्वता जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।